हेलो, आज का टॉपिक है रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ आज के आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी प्रभावशाली या शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून या विधि से ऊपर नहीं है। इसलिए कानून सुप्रीम है, सर्वोपरि है और कोई भी संस्था, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी व्यक्ति उसी के अंतर्गत रहकर कार्य कर सकता है। अधिकतर संविधानों में, चाहे वो संविधान ब्रिटेन का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो भारत का हो, सभी उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों के संविधान इसी विधि के शासन के विचार को फॉलो करते हैं और इसी के अनुसार नागरिकों, सरकारों और सभी प्रशासनिक संस्थाओं के लिए अधिकारों, कर्तव्यों और नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों का उल्लेख करते हैं। जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या फिर सरकार कानून से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते और कानून के अंतर्गत रहकर ही सरकारें और प्रशासन अपने शासन का क्रियान्वयन कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ फ्रेज के रूप में आधुनिक राजनीतिक चिंतन की ही देन है, लेकिन एक भाव के रूप में ये प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। उदाहरण के लिए अरिस्टोटल ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा है कि वो समाज बेहतर होगा जहाँ पे किसी व्यक्ति का शासन न होकर एक विधि या एक कॉमन लॉ या सामान्य कानून का शासन हो। अरिस्टोटल का यह कथन उनका रूल ऑफ लॉ के लिए समर्थन को दर्शाता है। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ की बात करने से पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि कानून क्या है या विधि क्या है। कानून कुछ संदेश या कुछ निर्देशों का एक ऐसा संकलन है जो कि नागरिकों को और सभी संस्थाओं को यह बताता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो इनके लिए कुछ नियम और कुछ बाधाएं और कुछ अधिकार सभी को प्रदान करता है और इसी कानून के अंतर्गत ही सभी को अपने कार्य करने होते हैं। लेकिन कानून की भूमिका और प्रकृति पर समय समय पर कई प्रश्न विचार उठते रहे हैं, जो कि कानून के स्वरूप को और कानून की समाज के लिए प्रासंगिकता को समय समय पर चुनौती देते रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, कानून के ओरिजिन या उसके विकास के पीछे का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या वह नागरिकों को या व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है या फिर कानून उनको दबाने का एक यंत्र या एक माध्यम मात्र है? दूसरा, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि क्या कानून व्यक्तियों के हितों को, कॉमन गुड या सामान्य हित को प्रमोट करता है या वह सिर्फ समाज के अभिजात वर्ग या एलीट क्लास के हितों की पूर्ति के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं? इस तरह से यह प्रश्न कानून और नैतिकता के संबंध के बारे में है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये कि कानून को व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए और किन विषयों पर देनी चाहिए ताकि समाज एक सभ्य समाज के रूप में विकसित हो सके और उसमें अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह से अगर हम देखें तो कानून कुछ नियमों का संकलन है जो कि नागरिकों पर कुछ प्रोहिबिशंस या रोक लगाता है और उनको कुछ एंटाइटलमेंट्स, अधिकार या पात्रता प्रदान करता है। इन प्रश्नों के जितने उपयुक्त उत्तर हमें मिलते हैं उतना ही हम कह सकते हैं कि कानून की भूमिका समाज के लिए सकारात्मक है। कानून को और बेहतर रूप से समझने के लिए इसे सामाजिक नियमों से अलग करके देखने की जरूरत है, क्योंकि नियम, सामाजिक नियम और कानून में अंतर है। पहला, जो कानून है वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि पूरे समाज और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक नियम किसी वर्ग विशेष या समाज के द्वारा बनाए जाते हैं जो उसी समाज के लिए लागू किए जाते हैं। दूसरा, जो कानून है वो पूरे राज्य की इच्छा को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए कानून के अंदर समाज के अधिकतर नॉर्म्स और मूल्यों का प्रभाव देखा जा सकता है, जबकि जो सोशल रूल्स हैं या सामाजिक नियम हैं वो स्टेट की विल को या राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो एक वर्ग विशेष की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, कानून सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं और उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वे कानून को फॉलो करें या ना करें। वहीं दूसरी तरफ सोशल रूल्स या सामाजिक नियमों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जो कानून है वे एक औपचारिक सिस्टम के द्वारा लागू किए जाते हैं जिसके अंदर कानून को ना मानने या उनका उल्लंघन करने पर दबाव या दंड का भी प्रावधान होता है। इसलिए कानून का पालन करना सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। चौथा, कानून में
एक पब्लिक क्वालिटी, एक लोक तत्व या सार्वजनिक तत्व होता है, जिसका मतलब यह है कि वह पब्लिश्ड होते हैं, वेल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और वह एक औपचारिक विधि या प्रोसीजर के द्वारा सदन और लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा लागू किए जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो सामान्य रूप से कानून कुछ मॉरल क्लेम्स, नैतिक दावे, सामाजिक नियम या राजनीतिक व सामाजिक बाध्यताएं हैं जिनको सभी के लिए मानना और उनके अनुसार चलना बाध्यकारी है। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ। जैसे कि हमने जाना कानून क्या है, इसी तरह से कानून का शासन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कानून और विधि का शासन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग विचार हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी समाज में कानून हो सकते हैं लेकिन कानून का शासन भी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि राजतंत्र में या मोनार्की में हो सकता है कानून हो, लेकिन उसमें जो शासन होगा वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार का होगा, तो उसमें विधि का शासन होना संभव नहीं है। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है वो एक संवैधानिक विचार है जो कि लगभग सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अपनाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वंश का शासन ना होकर शासन केवल कानून का होगा और सरकार केवल उस कानून के अंतर्गत राज्यों के कार्यों का निर्वाह करेगी। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि विधि के शासन के रूप में हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क और एक ऐसा वातावरण होता है जिसके बाहर जाकर कोई भी नागरिक या सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, इसका विकास एक विचार के रूप में आधुनिक राजनीतिक चिंतन के द्वारा हुआ, जिसमें कि उदारवादी चिंतकों का बहुत बड़ा योगदान है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लॉक और अन्य उदारवादी विचारक जिन्होंने राज्य की भूमिका को सीमित करने का समर्थन किया और कानून के शासन को बढ़ावा देने की बात कही ताकि व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। विधि के शासन के संबंध में उदारवादियों का मानना है कि कानून व्यक्तियों के लिए एक बाधा ना होकर उनकी स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक स्थिति है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति समाज में स्वतंत्र होकर नहीं रह सकता, क्योंकि बिना कानून की सुरक्षा के हर व्यक्ति हर समय अपनी स्वतंत्रता के छीनने के भय में रहेगा और वह कभी भी इस भय की वजह से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता और यही खतरा या यही भय दूसरों को भी इस व्यक्ति से रहेगा। इसलिए इस भय को या इस डेंजर को खत्म करने के लिए और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उदारवादी कहते हैं कि कानून का होना आवश्यक है ताकि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार की बाधा से बचाया जा सके। इसलिए कानून का जो मौलिक उद्देश्य है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। जैसे कि जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी बताए हैं और राज्य को केवल इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व दिया है ताकि इन अधिकारों को कोई भी व्यक्तियों से अलग ना कर सके। इस प्रकार अगर हम देखें तो विधि का शासन एक लोकतांत्रिक मूल्य है जिसके अंदर संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार जैसे विचार पाए जाते हैं। इसके अलावा विधि का शासन सरकार के ऊपर यह भी कंडीशन लगाता है कि कानून बनाए कैसे जाएंगे और उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, जिसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार या कोई भी अथॉरिटी विधि के शासन के अंदर अपनी इच्छा से कानून बना या बदल नहीं सकती है। ऐसा करने के लिए भी उन्हें कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए किसी स्पेशल कानून की जरूरत है, तो जब तक विधि का शासन या लिखित कानून इसकी अनुमति नहीं देता तब तक सरकार अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे संविधान में भी यह प्रावधान है कि अगर सरकार को यह लगता है कि किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष कानून की जरूरत है जो कि भेदभावपूर्ण हो सकता है, तो सरकार उसको बनाने के लिए सोच सकती है। इस प्रावधान की वजह से ही सरकार कुछ वर्गों के लिए अलग कानून बना सकती है। इसके अलावा विधि का शासन किसी भी प्रकार की ऐसी पनिशमेंट के पक्ष में नहीं है जो कि अमानवीय हो, जो कि निरंकुश हो और जो कि बर्बर हो। इसलिए विधि का शासन ये सुनिश्चित करता है कि सभी न्यायालय, सभी कोर्ट्स सभी के लिए इम्पार्शियल हों और वह सभी के लिए एक्सेसिबल हों, उपलब्ध हों, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी अधिकारों के हनन की स्थिति में
न्याय से वंचित न रह सके। यह स्थिति केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी तंत्र से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो और उसके ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का प्रभाव ना हो, ताकि न्यायपालिका और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखा जा सके। विधि के शासन के संबंध में जिस विचारक का नाम आधुनिक राजनीतिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण है वो है A.V. डाइसी, जिन्होंने 1885 में एक बुक लिखी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के शासन के संबंध में डाइसी ने जो 3 मुख्य बातें कही हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, विधि के शासन के लिए डाइसी किसी भी प्रकार की निरंकुश शक्ति के अभाव को आवश्यक मानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार, चाहे वो जनता के द्वारा चुनी गई ही क्यों न हो, अगर अपनी शक्तियों में निरंकुश होती है या अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने लगती है तो ऐसी स्थिति को विधि का शासन नहीं कहा जा सकता। दूसरा, विधि के शासन में इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का होना परम आवश्यक है, जिसके बिना कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकता। डाइसी कहते हैं कि विधि के शासन में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रशासन के समक्ष सभी नागरिक एक समान हो। तीसरा, डाइसी कहते हैं कि विधि के शासन के लिए जो नागरिकों के अधिकार हैं वो केवल लिखित स्टेटमेंट नहीं है, वो केवल रिटन स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि वह विधि के शासन के अंतर्गत लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप स्थितियां हैं जिनको कोई भी नागरिकों से अलग नहीं कर सकता। इसलिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उनको बनाए रखना विधि के शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार से डाइसी के अनुसार अगर इन तीनों स्थितियों में से एक भी स्थिति का अभाव है तो ऐसी व्यवस्था को हम विधि का शासन नहीं कह सकते। अगर उपरोक्त बिंदुओं को देखें तो जो विधि के शासन में मुख्य बातें हैं वो ये है कि किसी भी राज्य में इम्पर्सनल लॉज, अव्यक्तिक कानूनों के द्वारा शासन, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थ निहित ना हो और शासन कानून के अनुसार हो, ऐसी व्यवस्था को विधि का शासन कहते हैं। जहाँ पे सभी लोग कानून के समक्ष समान हो और जहाँ पे सभी को न्यायपालिका के द्वारा समान रूप से न्याय पाने का अधिकार हो। इसके साथ साथ विधि का शासन यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार कानून को न केवल बदल सकती है बल्कि वह कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही उन कानूनों का कार्यान्वयन भी कर सकती है। जिसका मतलब यह है कि अगर सरकार को कानून बदलना है या उसमें कोई संशोधन करना है तो वो भी विधि के शासन के दायरे में रहकर ही कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में यह प्रावधान है कि किस प्रकार से कोई भी सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। जो प्रावधान इस आर्टिकल में है उनसे बाहर जाकर कोई भी सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ केवल सरकार की भूमिका को सीमित ही नहीं करता है बल्कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को और अधिक इंटेलिजेंट, उपयुक्त और प्रभावशाली बनाता है। अगर हम भारतीय संविधान से रूल ऑफ लॉ का एग्जाम्पल देखें तो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है वो रूल ऑफ लॉ के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें कि आर्टिकल 14 यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव से नागरिकों की रक्षा करता है और साथ ही साथ सरकारों को यह अधिकार भी देता है कि अगर महिलाओं या बच्चों के लिए सरकार यह अनुभव करती है कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉ या भेदभावपूर्ण कानून बनाया जाना चाहिए तो सरकार को ऐसा करने का अधिकार है, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं। आर्टिकल 16 सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 हमें पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। किसी भी मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में हम न्यायालयों के पास जाकर इनकी रक्षा की अपील कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था विधि के शासन का एक उत्तम उदाहरण है। विधि के शासन के बारे में बात करते हुए एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या ऐसा संभव है, न केवल भारतीय समाज में बल्कि अन्य लोकतांत्रिक राज्यों में भी क्या विधि के शासन के अंतर्गत ये सारी स्थितियां उपलब्ध हैं? इन्हीं प्रश्नों के आधार पर विधि के शासन की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। कुछ आलोचकों का विचार है कि विधि का शासन
शासन केवल एक शब्द के रूप में या एक फ्रेज के रूप में अस्तित्व में रह गया है, और लेकिन एक व्यवस्था के रूप में विधि के शासन की वह प्रासंगिकता नहीं है जो कि होनी चाहिए। इसी प्रकार विधि के शासन के कुछ आलोचकों का कहना है कि वह एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए केवल आवश्यक स्थिति प्रदान करता है, लेकिन विधि का शासन किसी राज्य के लिए एक पर्याप्त स्थिति नहीं है। आवश्यक स्थिति है लेकिन पर्याप्त स्थिति नहीं है, इसलिए विधि के शासन को ही पर्याप्त मान लेना उचित नहीं है। इसी प्रकार कुछ मार्क्सवादी विचारक भी विधि के शासन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि उदारवादी विचारक विधि के शासन को व्यक्तियों की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता के विरोध में है। मार्क्सवादी मानते हैं कि विधि के शासन को आधार बनाकर, एक टूल बनाकर स्टेट, राज्य और पूंजीपति सारे समाज पर अपना शासन स्थापित करते हैं। अगर आपने मार्क्सिज्म को देखा हो तो उसमें आपको सुपर स्ट्रक्चर और बेस ये दो शब्द सुनने को मिलेंगे। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि विधि का शासन एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट, जिसके अंतर्गत वह केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, सामाजिक असमानता और क्लास डोमिनेशन को बढ़ावा देता है, ना कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए विधि के शासन को उदारवादियों के द्वारा एक गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ नारीवादी विचारक भी विधि के शासन को इसी प्रकार संदेह से देखते हैं। उनका मानना है कि जब हम विधि के शासन को पूरे समाज के सामान्य हित के रिफ्लेक्शन के रूप में देखते हैं तो हम वहाँ पे केवल आधे सच को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि विधि का शासन केवल और केवल पुरुषों के हितों और उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और उसमें महिलाओं की हमेशा से उपेक्षा होती आई है, जिसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कि विधि निर्माण और न्यायपालिका में महिलाओं की सीमित भागीदारी, और दूसरा पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें की महिलाओं की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। अंत में मल्टीकल्चरल थिंकर्स या बहुसांस्कृतिक विचारकों के द्वारा भी विधि के शासन की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि विधि का शासन केवल प्रमुख और प्रभावशाली सांस्कृतिक वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करता है, और छोटे तथा कम प्रभावशाली सांस्कृतिक वर्ग और उनकी इच्छाओं, उनके मूल्यों का स्थान विधि के शासन में नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ता है तथा विधि के शासन को बहुसांस्कृतिक समाजों के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। इन आलोचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विधि का शासन पूर्ण रूप से सफल और उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों के लिए इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता और इसके महत्व की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि विधि के शासन का अनेक बाधाएं, सीमितताएं और चुनौतियां होते हुए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन में एक बड़ा योगदान है। अगर इस टॉपिक को आप बेहतर समझना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस लेसन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके।